Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about the use of radio technology in banking sector. बैंकिंग सेक्टर में रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह होगा इससे लेकर ये आर्टिकल है. कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका पहले ये देख लेते हैं. सो IDRBT, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दे हैव डेवलप्ड दिस न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क जिसे वो कह रहे हैं LoRa. एक बहुत ही लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क डेवलप किया है उन्होंने विच इज़ कॉल्ड एज LoRa. LoRa इज़ बेसिकली लॉन्ग रेंज रेडियो. लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना, इसे लेकर ये लो कॉस्ट फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया गया है. And this is the first time in the world, to develop such kind of a system जिसमें लॉन्ग रेंज रेडियो को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बैंकिंग सेक्टर में लाया जाएगा. तो पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट हो गई दैट व्हाट इज़ LoRa टेक्नोलॉजी. LoRa इज़ लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगी और इसकी मदद से रिमोट एरियाज़ तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाया जाएगा. ठीक है. नाउ what is the mechanism of this? mechanism क्या है? Now LoRa या लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक वायरलेस टेक्निक है. रादर इट्स अ वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक. इसमें क्या होगा कि जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे हो पाएगी यूजिंग दी चर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम. यहाँ पे चर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है उसे यूज़ करके. चर्प क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल बर्ड और एन इंसेक्ट जो कि बहुत ही शॉर्ट और हाई पिच साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, राइट. तो ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स की फॉर्म में यहाँ पे कम्युनिकेशन की जाएगी यूजिंग दी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन. इट इज़ ऑलरेडी यूज ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेडिकेटेड रेडियोज़ में से यूज़ किया जाता है. एंड एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें बाकी डिवाइसेस से जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होती. इट लिमिट्स इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस एज वेल. तो राइट नाउ डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड कि लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज को भेजा जाए. ना प्रेजेंटली बैंक्स क्या करते हैं? प्रेजेंटली बैंक्स थर्ड पार्टी नेटवर्क यूज़ करते हैं जो कि या तो सैटेलाइट बेस्ड होता है या फिर वायर्ड होता है, फाइबर बेस्ड होता है. एंड अगर हमारे पास ये LoRa आता है, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, तो इससे बैंक्स अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे. दे विल हैव देयर ओन प्राइवेट नेटवर्क एंड नाउ दे कैन सेंड द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जिसके अंदर उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसे भी वो सेंड कर सकते हैं. हमेशा से ही ये एक इशू रहा है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी किस तरह पहुँचाई जाए, कहाँ पे एक बैंक की लास्ट ब्रांच हो. एंड स्पेशली इन द रिमोट एरियाज़ इन हिली रीजन्स, इस केस में इस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए LoRa इज़ अ वेरी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी. 30 माइल कनेक्टिविटी इज़ देयर फॉर बैंक ट्रांजेक्शन्स. तो इट कैन बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ 30,000. तो बहुत ही लो कॉस्ट एंड सबसे अच्छी बात है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास ये आई है विच इज़ LoRa. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? देखिए, इससे सबसे पहले तो चीज़ क्या है कि आप रिमोट एरियाज़ तक पहुंच पाएंगे. तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे मिल पाएगी. जो हिली एरियाज़ में रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे कोई सैटेलाइट सिग्नल नहीं है, वहाँ पे भी LoRa की हेल्प से बैंकिंग सर्विसेज पहुँच जाएंगी. दे आर मोर सिक्योर कि कोई थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं हो रहा. बैंक का खुद का नेटवर्क होगा जिसमें वो अपने कोडेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो इट विल गिव अ बेटर सेफ्टी फ्रॉम साइबर अटैक्स एज वेल. ऑल्सो इट इज़ चीपर. ये लो कॉस्ट है, 20% चीपर देन ऑल्टरनेटिव नेटवर्क टेक्नोलॉजीज. जो ऑल्टरनेट्स हैं उनसे 20% चीपर है. ईजिली इट कैन बी रिकवर्ड एंड अपग्रेडेड एंड देर इज़ ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस कॉस्ट टू इट. एंड एक तो ये चीज़ भी है कि यहाँ पे जो डिवाइसेज हैं वो पोर्टेबल भी हैं.
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लॉरा किस सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, तो याद रखेंगे लॉरा इज़ बेसिकली द लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन, जिसको आप यूज़ करेंगे फॉर बैंकिंग सर्विसेज। अब ये डेवलप किसने किया है? दिस इज़ डेवलप बाय IDRBT। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली बैंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है कि बैंकिंग में किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। RBI ने इसे इस्टेब्लिश किया था 1996 में, एंड द मेन एम इज़ टू इंटरसेक्ट बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। बैंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आने के लिए ये इंस्टीट्यूशन वर्क करती है। एंड दिस इसकी जो फाउंडेशंस है दे वर बेसिकली लेड बाय रंगाराजन कमेटी। कहाँ पे है IDRBT? इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए। अब देखो अभी हम लॉरा की बात कर रहे हैं। 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन कि GPS टेक्नोलॉजी को कौन कौन से एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बैंकिंग ऑपरेशन एक ऑप्शन था, एंड येस बैंकिंग ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में GPS यूज़ करते हैं, पावर ग्रिड्स की कंट्रोलिंग तक में GPS यूज़ होता है। सो ऑल ऑफ दीज वाज राइट। तो सिमिलरली लॉरा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू शुड बी रेडी, यू शुड नो अबाउट इट दैट व्हाट इज़ लॉरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है। डुगोंग इज़ अ बेसिकली सी काउ जो कि आपकी इंडियन कोस्ट या के अलॉन्ग हमें देखने के लिए मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डुगोंग। इसे डुगोंग भी बोल देते हैं। एंड ये आपके इंडियन ओशन वाली जो साइड है, हमारा इंडिया हो गया, आपकी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे ये हमें मिलती है। सो इंडिया ने पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ओपन किया है। दैट्स द न्यूज़ एंड इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व ओपन करेंगे फॉर डुगोंग, और ये कंजर्वेशन रिजर्व ओपन किया जाएगा इन गल्फ ऑफ मन्नार, जो हमारी पाक बे है तमिलनाडु के पास, वहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में ये इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे बाकी साउथ एशियन रीजन्स जहाँ पे डुगोंग प्रेजेंट है, उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा दैट वी नीड टू टेक स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग। ओके, सो अब यहाँ से एक तो स्पीशी खुद इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो डुगोंग डुगोन दैट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इट, इट इज़ द सी काउ, एंड अभी तक इट इज़ देयर आर 4 सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ सी काउ, उनमें से एक है, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ सिरेनिया, एंड इट इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशी विच इज़ अ हर्बीवोरस मैमल जो कि एक्सक्लूसिवली सी में रहता है। इट्स अ मैमल एंड इट लिव्स इन सी, हर्बीवोर है, कार्निवोर नहीं है। सी काउ है ना, सो इट्स कार्निवोर बट इट लिव्स इन द सी। ठीक है, सो डुगोंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेरीन इकोसिस्टम, एंड ऑफ कोर्स इनका फूड चेन में रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर डुगोंग्स डिप्लीट हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, सो इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फूड चेन। एंड जब हम रेंज देखने जाते हैं कि डुगोंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, सो देर आर ओवर 30 कंट्रीज अलॉन्ग विद इंडिया जहाँ पे डुगोंग्स मिलते हैं। इंडिया में मेनली गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे मेनली हमें डुगोंग्स मिलते हैं। और अभी हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो पाक बे है, वहाँ पे इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ओपन किया जाएगा। इसका स्टेटस वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, और साइट्स में भी ये अपेंडिक्स 1 में आता है विद अगेन हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो अभी न्यूज़ आई है कि हम पहला कंजर्वेशन रिजर्व खोलेंगे। इससे पहले भी इसी कंजर्वेशन को लेकर बहुत स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि फरवरी 2020 में हमने इंडिया ने रादर 13th COP होस्ट की थी फॉर कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये UNEP के अंडर आता है। तो हम ऑलरेडी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो हैं, उनकी कंजर्वेशन को लेकर वी आर टेकिंग स्टेप्स। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो साइंड दिस CMS, ये जो हमारी कन्वेंशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। ठीक है, वी हैव ऑल्सो साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CMS, जिसमें हम साइबेरियन क्रेन्स की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर स्टेप्स उठा रहे हैं। फिर मेरीन टर्टल्स को लेकर हमने MOU साइन किया
फिर 2008 में डुगोंग्स को लेकर एमओयू साइन किया और फिर रैप्टर्स को लेकर एमओयू साइन किया। तो हमारा स्पेसिफिक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारा किसके साथ, यूएनईपी के कन्वेंशन ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसमें डुगोंग्स को लेकर हम ऑलरेडी एमओयू साइन कर चुके हैं। ऑल्सो इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट की थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स। इसमें डुगोंग्स को लेकर जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी कंजर्वेशन को लेकर यूएनईपी और सीएमएस के और डुगोंग का जो हमारा एमओयू है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वी हैव अ स्पेसिफिक टास्क फोर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी फॉर दिस ईयर। एंड हम इतने दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं एंड हम देखते हैं कि डायरेक्टली स्पीशी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल जो है वो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन अगैन। तो अब हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया हमारा जो नेशनल कैडेट कोर है एनसीसी और यूएनईपी के बीच में एक 3 पीरियड एमओयू साइन हुआ था जिसमें कि प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने की बात की गई थी, सो दैट वी कैन अचीव द गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज थ्रू पुनीत सागर अभियान। तो एक पुनीत सागर अभियान था एंड ऑल्सो टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम, राइट। सो एनसीसी और यूएनईपी के बीच में प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम था। ना ऑब्जेक्टिव तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो यूथ है एनसीसी का उनके अंदर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव डेवलप करना फॉर द इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें किस तरह यू कैन कंसोलिडेट देम, यू कैन डेवलप दैट ऑब्जेक्टिव दैट दे शुड कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें स्पेसिफिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई और अवेयरनेस आई कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं और उन इनिशिएटिव्स को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। एंड इट ऑल्सो प्रमोटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एनसीसी कैडेट्स कि वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकें फॉर दिस कॉज। तो यहाँ पे जो पुनीत सागर अभियान है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एनसीसी ने ही लॉन्च किया था 2021 में, December 1, 2021। तो ये नेशन वाइड कैंपेन है जिसमें हमें हमारे जो सी शोर्स हैं उन्हें क्लीन करना है, वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन ना हो ये इंश्योर करना है, प्लास्टिक या फिर कोई और वेस्ट मटेरियल वहाँ पे ना हो, एंड वी नीड टू रेज द अवेयरनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो ये इनिशिएटिव पहले 1 महीने के लिए स्टार्ट किया गया था एंड फिर धीरे धीरे पैन इंडिया ये राउंड द ईयर कैंपेन बन चुका था। तो इसमें सिर्फ सी शोर्स ही नहीं, रिवर्स और बाकी वाटर बॉडीज़ को भी इंक्लूड किया गया था। एंड जब से ही पुनीत सागर अभियान लॉन्च हुआ है, 100 tons of plastic waste has been collected from nearly 1900 locations by more than 12 lakh NCC cadets. So it ultimately impact the 1.5 crore people. And ये जो 100 tons जो collected plastic था, इसमें से 60 tons जो था that can be recycled and that has been recycled rather. तो इस तरह के programs they play a very significant role. एंड इससे जो यूथ है उसमें ये फीलिंग इनकलकेट होती है दैट दे हैव टू टेक द इनिशिएटिव, दे हैव टू टेक द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर हम सब जानते हैं, ये यूथ विंग है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। एज अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है। इसमें आर्मी भी आ जाती है, नेवी भी आ जाती है, एयरफोर्स भी आ जाती है। एनसीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, एंड इट इज़ ओपन फॉर द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, वॉलंटरी बेसिस पे से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बेसिकली द एम इज़ टू डेवलप आवर यूथ इनटू डिसिप्लिन एंड पेट्रियाटिक सिटीजन्स। एंड जब हम एनसीसी का एम्बलम देखते हैं तो उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू। जो रेड है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, डार्क ब्लू इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है और लाइट ब्लू इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा उसमें 17 लोटस बने हुए हैं विच बेसिकली इंडिकेट्स दी 17 डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो दिस वाज अबाउट एनसीसी। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जो साथ में मिलकर यूएनईपी के साथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो यूएनईपी के बारे में तो आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में बेहद डिटेल में पढ़ते हैं,
बट हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं अबाउट UNEP, which is United Nations Environment Program. It's a leading universal, the environmental authority. 1972 में इसे establish किया गया था after the Stockholm Conference. Stockholm Conference with the Declaration on Human Environment. फंक्शन क्या है UNEP का? ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करते हैं कि किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए इन द एंटायर यूनाइटेड नेशन सिस्टम. And they have this authoritative advocate, they do this, they advocate for certain global environmental protection issues. बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि UNEP की तरफ से आती हैं, हम इनमें से बहुत सारे को यूज़ करते हैं अपने इन्वायरमेंट की आंसर राइटिंग में. बहुत बार इन रिपोर्ट से डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इमिशन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट. दीज आर द मेजर रिपोर्ट्स जो कि हमारे पास UNEP रिलीज़ करता है. फिर बहुत सारे कंपेन्स हैं, बीट पोल्यूशन कंपेन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे रादर, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये सब इस तरह के कंपेन्स भी UNEP रिलीज़ करता है. एंड इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन नायरोबी, कीनिया. याद रखेंगे कि इसका हेड क्वार्टर नायरोबी, कीनिया में है. ओके बहुत सारी, अब ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है उन सभी टॉपिक्स की जो कि आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं. UNEP इन सभी ग्लोबल कन्वेंशंस के साथ एंगेज्ड है, चाहे वो मीरा माटा कन्वेंशन हो मरकरी को लेकर, UN कन्वेंशन हो बायोडाइवर्सिटी की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो साइट्स हो, बेजल कन्वेंशन हो, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो, रोटरडैम कन्वेंशन हो, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दिस, इन सभी में UNEP इंगेज होता है. एंड ऑल ऑफ दिस यू विल बी स्टडिंग इन योर इन्वायरमेंट क्लासेस. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन द फ्यूचर एज वेल. नेक्स्ट अप वी हैव इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. तो ये एक बॉडी न्यूज़ में है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कवर कर लेते हैं. न्यूज़ में आने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज LN राव को टास्क किया है, स्पेशली विद अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके प्रिंसिपल्स को अमेंड किया जाए और एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसे प्रिपेयर किया जाए, और एक कंडक्टिंग इलेक्शंस, कैसे इलेक्शंस को कलेक्ट किया जाएगा, इसे लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाए फॉर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ठीक है, तो पूरे तरीके से इसकी फंक्शनिंग, स्पेशली इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्शंस किस तरह होंगे, उसे लेकर न्यू प्रिंसिपल्स यहाँ पे आएंगे. अब क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इट्स अ बॉडी जो कि वो एथलीट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि अल्टीमेटली इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. दे मैनेज द ओलंपिक गेम्स एंड द एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एज वेल. जो भी इंटरनेशनल एथलेटिक मीट्स होते हैं उसे मैनेज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. प्लेयर्स की सिलेक्शन, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी टीम्स बनाना, उनको खिलाना जाकर इन गेम्स के अंदर, ये सारा जिम्मा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है. 1927 में इसे फाउंड किया गया था बाय सर दोराबजी टाटा एंड डॉक्टर A.G. नोरेन. एंड ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर किया गया है. एंड ये प्ले करता है विद द नेम ऑफ टीम इंडिया, एंड इट इज़ एन एफिलिएटेड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. एज ऑफ नाउ देयर इज 32 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि जिसे प्रेसिडेंट हेड करते हैं, एंड विच इज़ असिस्टेड बाय डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ जो कि अलग अलग सब्जेक्ट फील्ड एक्सपर्ट्स जहाँ पे बैठे होते हैं. एंड ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका इलेक्शन हर 4 साल बाद होता है. ऑब्जेक्टिव वही है कि इंडिया के अंदर ओलंपिक मूवमेंट जो है उसे डेवलप करना, उसे प्रमोट करना, उसे प्रोटेक्ट करना. तो अब इसके इलेक्शंस किस तरह होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के जज को दे दी गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूट करें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या होगा. राइट. सो लास्टली विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक जो कि इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट बेसल 3 नॉर्म्स. तो बेसल 3 नॉर्म्स बहुत बार न्यूज़ में आता है, अब दोबारा न्यूज़ में है क्योंकि फंड रेजिंग की गई है वाया बेसल 3 कंप्लाइंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कंटिन्यू होंगे.
तो जिसकी वजह से बेज़ल 3 टर्म न्यूज़ में आई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार समझ लेते हैं कि ये पूरा बेज़ल फ्रेमवर्क है क्या, व्हाट इज़ बेज़ल 1, व्हाट इज़ बेज़ल 2 एंड व्हाट इज़ बेज़ल 3। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट, आप इसको देखो बहुत डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में कवर करते हैं। बेज़ल फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द टॉपिक ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। लेकिन एक तो चीज़ ये कि बेज़ल 3 न्यूज़ में है तो बेज़ल फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम इस वीडियो में एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे अबाउट द बेज़ल फ्रेमवर्क, बट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, फ्रॉम योर बेसिक प्रिपरेशन, तो इकोनॉमी की क्लासेस का ये टॉपिक बेज़ल फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेज़ल फ्रेमवर्क एक तरह के कैपिटल रेगुलेशंस हैं, जो कि एक हमारे पास बेज़ल कमेटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वो इन कैपिटल रेगुलेशंस को डेवलप करती हैं कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रेगुलेशंस में जो भी डेफिशिएंसीज हैं विच वर रिवील्ड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8, उसे पूरा करने के लिए ये कैपिटल रेगुलेशंस आती हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि बैंकिंग सेक्टर को इस तरह मजबूत बनाना कि कोई भी अगर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है उसे वो एब्जॉर्ब कर सकें। दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पिल ओवर फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर टू रियल इकोनॉमी, and they should be able to raise capital standard, they should implement strong international compensation standards also, ताकि हमारी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। एंड सबसे पहले जो बेज़ल रिफॉर्म्स थे जो G10 कंट्रीज़ थी उनमें इन्फोर्स किए गए थे। ठीक है, तो अब बेज़ल 1 क्या है? बेज़ल 1 1999 में अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कैपिटल और स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स फॉर बैंक जो है इन्हें डिफाइन किया गया कि कैपिटल क्या है, रिस्क वेट्स क्या है, इन सबको डिफाइन किया गया। और फोकस यहाँ पे रखा गया ऑन क्रेडिट रिस्क कि क्रेडिट का कितना रिस्क है हमारे पास, और यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी गई कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसका 8% तो आप पहले ही साइड में रख लेंगे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट किया जाता है कि किस तरह की हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क कैसे हैं, मार्केट रिस्क कैसे हैं, आपके रेगुलेटरी क्रेडिट रिस्क कितना है, उसे देखकर मिनिमल कैपिटल जो अलग रखा जाएगा जिससे कि ये जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसे एब्जॉर्ब किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड एज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बेज़ल 1 में आया। फिर बेज़ल 2 में क्या हुआ, 2004 में आता है, इसमें ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क इन तीनों को इन्वॉल्व कर लिया। ऑपरेशनल रिस्क क्या क्या है, मार्केट रिस्क क्या चल रहे हैं, कैपिटल रिस्क क्या है। इससे पहले बेज़ल 1 में सिर्फ रिस्क वेटेड एसेट्स जो थे उनको रखा जा रहा था, लेकिन बेज़ल 3 में 3 पिलर्स ऐड हो जाते हैं। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद रेगुलेटरी और इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायरमेंट के बीच में गैप कितना है, सुपरवाइजर्स डिस्क्रिशन देते थे कि कितना रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मार्केट डिसिप्लिन को यहाँ पे देखा जाता था कि किस तरह से ऑपरेट किया जाए, लेंडर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, कैसे रिस्क रेटिंग की जाए, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता था। लेकिन उसके बाद अब जो अफेक्ट में आने वाला है दैट इज़ बेज़ल 3, ठीक है, जो कि जनवरी 2023 से ये जो न्यू स्टैंडर्ड है ये लागू हो जाएगा। इसमें जो रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है इनको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट टाइम रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क इनको पहली बार इंक्लूड किया जाएगा। अभी जो न्यू स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं इसका मेन एम है कि इंडिया में हम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इससे जो लिक्विड एसेट होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है वो आएगी, और फंडिंग स्टेबिलिटी का जो पैरामीटर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बेज़ल 3 में ज़्यादा कॉमन इक्विटी के ऊपर फोकस किया गया है कि हम एक कैपिटल बफर बनाएं कि हम हर तरह के शॉक्स को झेल सकें। एक लेवरेज रेशियो लेकर आई गई है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो लेकर आई गई है, और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी आई है। सो ये कुछ न्यू टर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि लेवरेज रेशियो क्या है जो कि न्यू है, तो लेवरेज रेशियो में हमारे पास जो टायर 1 कैपिटल होता है किसी भी बैंक का, उसे डिवाइड किया जाएगा विद द टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। तो बैंक्स को कम से कम 3% एक्सेस में इसे मेंटेन करना पड़ेगा। फिर LCR आया है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसमें जो हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं जो कि कोई किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हैं, जिससे कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो बेज़ल 3 के अंदर हाई क्वालिटी एसेट्स जो हमारे हैं दे शुड बी सफिशिएंट कि वो 100% स्ट्रेस्ड
नेट कैश को पूरा कर सके फॉर 30 डेज। तो जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं, दे शुड बी सफिशिएंट इनफ दैट दे कैन कवर 100% ऑफ द स्ट्रेस्ड कैश रिक्वायरमेंट ओवर 30 डेज। इसे कहते हैं LCR रेशियो। फिर आ रहा है नेट स्टेबल फंडिंग। नेट स्टेबल फंडिंग में बैंक्स को कितनी स्टेबल फंडिंग मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर कंपोजिशन ऑफ द एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज, वो देखा जाएगा इन दी नेट स्टेबल फंडिंग में। अब न्यूज़ आई है बेसल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स को लेकर, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार बेसल 3 की बात कर लेते हैं, बिकॉज इसको क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। बेसल 3 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है जो कि लागू होना है, इम्प्लीमेंट होना है 2023 में। तो अब तो नेक्स्ट ईयर फ्रॉम जनवरी दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयरफॉर आई एम सेइंग दैट बेसल नॉर्म्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल कंप्लायंट बॉन्ड्स जो आए हैं, तो ये जो टायर 2 कैपिटल होता है बैंक्स के अंदर, उसे उनके लिए बॉन्ड्स आए हैं जहाँ पे फेस वैल्यू 10 लाख ईच बॉन्ड्स आए हैं एंड दे बियर द कूपन रेट ऑफ 6.24% पर एनम, जो कि 10 साल के बाद 10 साल का टेन्योर है, जिसके बाद वो पेमेंट देगा, रिटर्न्स आएंगे। एंड इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एन ऑप्शन ऑफ 5 year एंड ऑन एनिवर्सरी देयर आफ्टर। तो कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि जो इशूअर है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, दे कैन कॉल द बैक, दे कैन कॉल द बॉन्ड्स बैक बिफोर द मेच्योरिटी डेट बाय पेइंग बैक द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स ने पे किया है वो कॉल बैक कर सकते हैं बाय पेइंग देम द सेम अमाउंट। तो ये बेसल 3 कंप्लायंट इस वजह से न्यूज़ में था, बट फोकस आपने रखना है बेसल नॉर्म्स के ऊपर, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।